आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कुछ 12th क्लास के परीक्षा के दृष्टि से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आप अवश्य ही इसको एक बार देख लें, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन का। क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी का मान क्या होता है। जब किसी लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी का मान क्या होता है। बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जब भी किसी लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी का मान जो होता है बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि ई तीव्रता के कैपिटल ई तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान क्या होगा। बल आघूर्ण बताना है। तो देखिए बल आघूर्ण का जो मान होता है वो पीई साइन थीटा होता है। पीई क्या होता है? साइन थीटा होता है। अब साइन का प्रोडक्ट इसमें कौन होता है? तो क्रॉस होता है। तो क्रॉस होता है तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, वेक्टर पी क्रॉस ई। वेक्टर पी क्रॉस ई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भूतरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति परास क्या होगा। आवृत्ति परास क्या है? भूतरंगों के प्रेषण में आवृत्ति परास क्या है? 20 से 200, 500 से 500, 1500 या 10 मेगाहर्ट्ज से 200 या 10 के पावर 8 से 10 के पावर 12 हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भागों में नहीं पाई जाती है। हैम्फी श्रेणी, फुंड श्रेणी या ब्रैकेट श्रेणी या लाइमन की श्रेणियाँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाइमन की श्रेणी। लाइमन की जो श्रेणी है वो अवरक्त भागों में नहीं पाई जाती है, ठीक ना। लाइमन की श्रेणी जो है अवरक्त भागों में नहीं पाई जाती है। इसके बाद लाइमन को छोड़ दीजिए। लाइमन अवरक्त भागों में नहीं, बल्कि लाइमन की जो श्रेणियाँ है वो आपको पराबैंगनी भाग में, किसमें? पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पराबैंगनी। और वहीं जो है ब्रैकेट, बामर के बाद ब्रैकेट, पाषाण, ब्रैकेट और फुंड की जो श्रेणियाँ हैं वो अवरक्त में पाई जाती है। कौन कौन? पाषाण, ब्रैकेट और फुंड की जो श्रेणियाँ है वो अवरक्त भाग में पाई जाती हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो लाइमन की श्रेणी जो है अवरक्त भागों में नहीं पड़ती है, ठीक ना। इसके बाद इसमें दिया गया है हैम्फी श्रेणी, फुंड श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी। ये जो श्रेणियाँ हैं वो जो है अवरक्त भागों में पाई जाती है। और जैसा कि हम नाम जानते हैं लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाषाण श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड की श्रेणी। तो लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट, फुंड। लाइमन की जो श्रेणी होती है वो पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। बामर की जो श्रेणी होती है वो दृश्य भाग में पाई जाती है। बामर की श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो दृश्य भागों में पाई जाती है, ठीक ना। और इसके बाद पाषाण हो गया, फिर से ब्रैकेट हो गया और फुंड की जो श्रेणियाँ होती है वो अवरक्त भागों में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपके क्लियर हो गए। फिर से एक बार सुन लेंगे। लाइमन की श्रेणी जो है अवरक्त भागों में नहीं पाई जाती है, ठीक ना। लाइमन की श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो लाइमन की श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। ब्रैकेट, फुंड, हम्फी श्रेणी और इसके बाद पाषाण की श्रेणियाँ, ये सारी श्रेणियाँ जो होती है अवरक्त भागों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण। तो सही आंसर हो जाएगा वो
वर्ण विक्षेपण। सही आंसर क्या होगा? इंद्रधनुष निकलने का इंद्रधनुष का कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? तो बिल्कुल स्पष्ट है ये कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी के वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि L/R का बीमा क्या होगा? ठीक है, L प्रेरकत्व को बता रहा है और R प्रतिरोध को, तो L/R का बीमीय सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो देखिए L/R का जो बीमीय सूत्र हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा कि m पावर 0 L के पावर 0 इंटू टी हो जाएगा। ठीक ना, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, m0 L पावर 0 इंटू टी हो जाएगा। L का प्रेरकत्व का बीमीय सूत्र लिख लेना है और प्रतिरोध का दोनों का मान निकालिएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कैपिटल M चुंबकीय घूर्णन का एक चुंबकीय द्विध्रुव कैपिटल B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाया जाता है। किया गया कार्य का मान क्या होगा? ठीक ना, तो किया गया कार्य का मान जो होता है वो 2 MB हो जाता है, क्योंकि 180 डिग्री घुमा रहा है और 180 डिग्री घुमाने पर जो किया गया कार्य का मान होता है, यहाँ भी हमें कार्य निकालना है और कार्य के लिए जो सूत्र होता है वो MB के फॉर्म में आता है। मैं आपको सूत्र बता देता हूँ कि वो सूत्र हो जाता है W बराबर MB इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। 1 माइनस क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ देखो MB तो रहेगा ही, ये 1 हो गया और कॉस 180 डिग्री का मान -1 हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 होगा, 1 1 जोड़ देंगे 2 MB होगा। कितना हो जाएगा? 2 MB हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन के बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन? 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति काई परम ताप कैपिटल टी पर निर्भरता होती है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है कुछ, ठीक ना, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक किया गया है। आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है? क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाते हैं? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अर्धचालक या विद्युत रोधी। तो क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ जो है अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य का मान क्या होगा? तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो उस स्थिति में किया गया कार्य का मान जो होगा वो MB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MB हो जाएगा। किया गया कार्य निकालना है और बिल्कुल मैं आपको कार्य का सूत्र बता देता हूँ कि W बराबर हो जाता है MB इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू मान 0 होता है, अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो MB आएगा, तो यही आपका किया गया कार्य का क्या होगा? मान हो जाएगा। ठीक है, तो MB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा होता है। परावैद्युतांक स्थिरांक का मान जो होता है 1 से अधिक होता है। 1 से हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक किसके भांति व्यवहार करता है? परम शून्य ताप पर अर्धचालक जो है वो कुचालक की भांति व्यवहार करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्ण अचालक यानी कुचालक, पूर्ण अचालक यानी क्या? कुचालक की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्वस्थ आंख की विभेदन सीमा होती है। तो देखिए स्वस्थ आंख की जो विभेदन सीमा होती है 1/60 मिनट होता है। ठीक ना, 1/60 मिनट बोले तो 1 सेकंड होता है, तो उसके हिसाब से ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा?
सही आंसर के रूप में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण क्या होता है? तो दूर संचार के लिए पराबैंगनी, दृश्य, एक्स किरणें, माइक्रो तरंगे। सही आंसर होगा माइक्रो तरंगे होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन या अल्फा कण। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि साइक्लोट्रॉन जो है वो केवल धनावेशित कणों को त्वरित करता है, ऋणावेशित कणों को नहीं, अर्थात इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया गया है। एक तार की लंबाई को खींचकर क्या कर दिया गया है? दुगुना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या होगा? खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध आर है, तो देखिए कोई भी नया प्रतिरोध निकालना होता है, उसका सूत्र होता है एन स्क्वायर इंटू पुराना वाला प्रतिरोध, एन स्क्वायर इंटू पुराना वाला प्रतिरोध। ठीक है। तो इसको हम डैश कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू आर। तो दो गुना करना है, तो 2 दूनी के 4, 4 आर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 4 आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर वही चालक रहता तो उस स्थिति में उसका प्रतिरोध क्या हो जाता? बढ़ जाता। ठीक ना। लेकिन ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का जो प्रतिरोध है वो घटता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, एक माइक्रो फैराड धारिता के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े। तो देखिए, समानांतर क्रम में सीधा जोड़ दिया जाता है। ठीक ना। समानांतर क्रम में कैसे जोड़ लेते हैं? सीधा 1 1 2 हो जाएगा, और उसके साथ 0.5 का जोड़ देना है। तो 2 के साथ 0.5 श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। ठीक ना। और श्रेणी क्रम में जब जोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4 माइक्रो फैराड। ठीक है। 0.4 माइक्रो फैराड हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वो भी अभी इसके 35 क्वेश्चन है। इसमें कितने क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन है। इस सीरीज में कितने हैं? 35 क्वेश्चन है। अभी हम लोग 18 क्वेश्चन करते हैं, और अगला जो आपका वीडियो होगा उसमें हम 19 से लेकर के 35 तक के क्वेश्चन आपको भेज दूंगा करके, और आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से आप लोग देखते रहिए जीरो फिजिक्स चैनल के माध्यम से। चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा। विशेष बात अगले टॉपिक में होगा। 19 से लेकर के 35 तक के क्वेश्चन को बिल्कुल हल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक के लिए।